जय हिंद। हर हर महादेव। देखिए, आपको पता होगा कि जब एससीओ समिट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वापस भारत लौटे और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म किया, तो भारत के मार्केट में ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भी उछाल आया। स्वाभाविक सी बात है, आने वाले दशहरा और दिवाली में और इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी और रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डिक्लाइनिंग होने की जो है कगार पर थी, अगर प्रधानमंत्री पूरी सजगता के साथ निर्णय ना लिए होते तो। ठीक है, 50% का टैरिफ लगा, लेकिन हो गया इसका पूरा का पूरा उल्टा। डिक्लाइन के वजह भारत की अर्थव्यवस्था और एक्सेलरेट कर गई और ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, और सारे इंडिकेटर ग्रीन सिग्नल्स की तरफ जो है दिखाई और इंडिकेट कर रहे हैं। चलो, इसी बीच में फिर जो है आप कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो जो है माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि हमने भारत को खो दिया या हमसे गलती हो गई, मोदी जी एक महान नेता हैं, सो एंड सो ऑन। वो इस प्रकार की चीज़ें जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनको तो अपने पर जो है पछतावा हो रहा है। इस बात को तो जो है आप स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं और ये झलकता भी है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के कुछ अंश जो है वह देख रहे थे, तो उसमें एक बातें निकल कर आ रही थी। निक वंस हैं चाइना में, वो अमेरिका के एम्बेसडर और राजदूत रह चुके हैं। निक वंस, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही हैं जो आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। वो बातें इस प्रकार से है कि अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म था तो उस वक्त एक संगठन रिवाइव हुआ था जिसको क्वाड कहते हैं। क्वाड मतलब होता है चार। ये 4 देश का एक संगठन था जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश थे। और चारों देश मिलकर जो है इसलिए तैयार किए गए थे ताकि वो चाइना के साउथ चाइना सी में या मैरीटाइम में या सी रूट में उसका जो डोमिनेंस है, उसका जो प्रभाव है, उसको हम काउंटर कर सकें। 1-2 मीटिंग भी हुआ, समिट भी हुआ, लेकिन बाद में जब खास करके ट्रंप का दूसरा ये जो टर्म आया तो ये ट्रंप जो है हर जगह डिक्टेट करने लगे। निक वंस कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि ये क्वाड ये जो रिवाइव हुआ था तो पूरे चाइना में डर का माहौल था। मतलब इस क्वाड से चाइना भयभीत था। और रिसेंटली एक और जो है एक्सपर्ट और एनालिस्ट और स्कॉलर कह रहे थे, अमेरिका के स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि देखो, अमेरिका को चाहिए था कि वो चाइना के अगेंस्ट पूरी दुनिया को खड़ा करे। अमेरिका को चाहिए था कि चाइना के अगेंस्ट पूरी दुनिया को खड़ा करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मूढ़ नीतियों की वजह से वस्तुतः स्थिति यह बनकर उभरी कि पूरा देश जो है अमेरिका के अगेंस्ट हो गया। अभी रिसेंटली आप देखो, जापान में भी जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर को जो है इस्तीफा देना पड़ा। इसका पीछे कारण यही था कि अमेरिका ने उनके ऊपर भी टैरिफ लगाया था, और टैरिफ से जब जनता को परेशानी हुई तो वहां उनको मजबूरन जो है इस्तीफा देना पड़ा। उसको वो अच्छे से टैकल या हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, ये सब सारी चीजें अभी रिसेंटली जो है आप कह सकते हो कि इसी प्रकार का दबाव वो भारत पर लगाना चाहते थे या मढ़ने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मोदी जी है, इनकी अपनी रणनीति होती है, इनकी अपनी कार्यशैली होती है। ठीक है, और अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। हमने मुगलों के आक्रांताओं को जो है झेला है, उससे हमने निपटा है। हमने क्रिश्चियन और जो है ब्रिटेन की गुलामी की दास्ता से जो है निपटने की कला हमने जाना है। 200 साल और 1000 सालों के इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशंस के बाद भी भारत आज उठ खड़ा हुआ है और दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। तो कहीं ना कहीं भारत के पास आइडियोलॉजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, साइकोलॉजिकली भी और इकोनॉमिकली भी अमेरिका यह भूल गया। जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में थी तो भारत में ग्रेट डिप्रेशन से कैसे निपटा जाना चाहिए ये भारत के हर एक सामान्य महिला भी जानती थी। भारत के घरों में, हर घर में जितना सोना है जिसकी अमेरिका कल्पना भी नहीं कर सकता। हमने जो है ग्रेट डिप्रेशन से भी उभर गए। भारत के ऊपर उसका उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है
कि अमेरिका इस चीज़ को भूल जाता है। अमेरिका को लगा कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी, द डेड इकोनॉमी, व्हाट्सएवर इट मे बी, हाँ, द अपोजिशन leader of the opposition were also supporting, yes, Indian economy, the dead economy. Oh idiot, you don't have any idea about the Indian economy. जो आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हो उससे कहीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे घरों में है। एक सामान्य सी महिला भी 1-2 लाख का जेवर पहनती है, उसको तो अर्थव्यवस्था में आप इंक्लूड ही नहीं करते हो। आज सोना जो है 1 लाख पार कर गया, तो कहीं ना कहीं उसका जो है क्रय विक्रय तो लगातार चल रहा है ना, उसका वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं ना, ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है। लेकिन खैर, अमेरिका के बैठे हुए अर्थशास्त्री और ट्रंप के एडवाइजर इस चीज़ को जो है अच्छे से विश्लेषण नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, या इस चीज़ के बारे में वो जानते नहीं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो निक वंस यही कहना चाहते हैं कि जब क्वाड का गठन हुआ था तो एक समय था कि चाइना इससे भयभीत था। आज परिस्थिति एकदम अपोजिट हो गई। आज देखो RIC फिर से जो है रिवाइव हुआ, रसिया, इंडिया और चाइना। ये ट्रायंगुलर गठजोड़ जो है अब अमेरिका को काउंटर करेगा। तो पासा कैसे पलटता है इसको देखो। और चाइना धीरे धीरे वर्ल्ड स्टेज पे अपनी कद को और बढ़ा रहा है। एक समय ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है वो अमेरिका के कहने पर चलता था, और अमेरिका का ही देन है, या वेस्टर्न जो है कंट्रीज का देन है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WHO हो, UNO हो, यूनेस्को हो, या फिर V5 V25 है। ये सब सारी चीजें जो है अमेरिका और जो है वेस्टर्न के प्रभाव का ही परिणाम है। आज परिणाम पलट रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही है। अब WHO पर भी जो है चाइना का धीरे धीरे डोमिनेटिंग जो है कल्चर देखा जा रहा है। SCO को जो है चाइना लीड कर रहा है। तो नॉन वेस्टर्न, नॉन अमेरिकन कल्चर का एक इनिशिएटिव जो है चाइना के द्वारा लिया जा रहा है। और अमेरिका को ये समझना चाहिए कि आप एक चाइना से लड़ सकते थे, लेकिन रसिया, चाइना और इंडिया तीनों से नहीं लड़ सकते। भारत का अगर सही इस्तेमाल करना जानती अमेरिका या अमेरिकन गवर्नमेंट, तो भारत में वो सामर्थ्य था कि भारत चाइना से लड़ सकता था। इतनी बड़ी आबादी थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड था, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था, हर चीज से हम कैपेबल थे। तो अगर अमेरिका चाहता तो अमेरिका भारत का गठजोड़ चाइना को काउंटर कर पाने में सक्षम होता। लेकिन अमेरिका और अमेरिकन की जो है गंदी फिलॉसफी के कारण स्थिति जो है एकदम उल्टा और अपोजिट हो गया। अब ये तीनों गठजोड़ को अमेरिका टैकल कर पाएगा, ये असंभव है। अमेरिका चाहे कितना ही पावरफुल कंट्री क्यों ना हो, लेकिन वी आर राइजिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आने वाले समय में कहा जाता ना कि एक जो रंगमंच होता है, स्टेज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें कई सारे नाटक करने वाले व्यक्ति आते हैं, नाटक करते हैं और जाते हैं। तो ये दुनिया भी एक रंगमंच है। अब अमेरिका के समय पूरा हो चुके हैं। इस रंगमंच पे यह जो नाटक अमेरिका कर रहा है वो लगभग पूरा हो चुका है। सबको 10-10, 15-15 मिनट का समय दिया जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि 19वीं सदी अगर यूरोप की थी, 20वीं सदी अगर अमेरिका की थी, 21वीं सदी भारत की होगी, एशिया की। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।